बिहार विधानसभा चुनाव और कटिहार सदर विधानसभा सीट बन गया है चुनावी दंगल। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम आमिर है। हमारे साथ हैं भास्कर सिंह जो एनडीए के कुछ बातों को रखेंगे। एक तरफ है राजिद खान भाई जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम कुछ बात को लेकर, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, पहले उनसे आप कुछ बात को लेकर पूछ लें। तो क्या सवाल रहेंगे जो एनडीए से जुड़े लोग हैं, भास्कर सिंह जी, उनसे आप सवाल करना चाहेंगे? सबसे पहले केटीएन न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। और सवाल जो हमारे है या कटिहार की जो जनता का, क्योंकि वर्तमान में एनडीए की सरकार है और कटिहार में जो विधायक है वो 20 साल से यहाँ, तो सीधी सी बात है कि सवाल उन्हीं से होना है। तो सवाल यही है कि कटिहार का विकास क्यों नहीं हुआ। कटिहार की जो मूलभूत समस्या है, जैसे जाम की समस्या है, जल जमाव की समस्या है और पलायन की समस्या है, यानी रोजगार आप कह सकते हैं। कटिहार में कोई फैक्ट्री नहीं, जो भी था बंद हो चुका है। तो ये मुख्य समस्या है। इसी सवाल पर आज जनता भी कटिहार में जो है अपना बागी रूप दिखा रही है। जो लोग कभी कुछ बोलते नहीं थे एनडीए के खिलाफ, आज कटिहार में मैं देख रहा हूँ वैसे वैसे लोग भी जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जो विकास कार्य होनी चाहिए इस 20 वर्षों में कटिहार में नहीं हो पाई है। 3 सवाल जो आपने सुने भी हैं अभी, क्या करेंगे? सबसे पहले तो आमिर भाई, आपके पूरे चैनल के साथी, आपको सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आपने इस काबिल समझा कि मुझे अपने आज इस स्टूडियो में बुलाया। सवाल जनता का हक है, सवाल वो अपने जनप्रतिनिधि से करते हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सवाल के आड़ में आरोप लगाना ये तर्कसंगत नहीं है। विकास का ये जो धारा है, ये केंद्रीय स्तर से लेके प्रादेशिक स्तर से लेके आपके जिला स्तर तक और इस विधानसभा तक लगातार हो रहा है। उसके सैकड़ों आप उदाहरण देख सकते हैं। जैसे अभी एक समस्या बताएं हमारे भाई साहब ने कि जल जमाव का समस्या है। आपको हम बता दें कि अगर आप काम क्या हो रहा है कटिहार का, अगर इस पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जल जमाव, जैसे आपको अभी हम लोग जिस रोड पे हैं, जिस रोड पे आपका स्टूडियो है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड कहा जाता है। इस रोड के चौड़ीकरण के लिए और इसके नाला के लिए और जहाँ पे पानी लगता था उसके लिए करोड़ों का योजना आया और काम हुआ। और आप देख रहे हैं कि सड़क भी चौड़ा हुआ है, नाली भी बना है। और जल जमाव, पहले जो जल जमाव की स्थिति थी आज से 20 साल पहले और आज में ज़मीन और आसमान का अंतर है। और आपको हम बता दें कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसके लिए लगभग 170 करोड़ रुपया का योजना है और उस योजना में काम चल रहा है। सारा पानी निकाल के शहर के बाहर फेंकने की व्यवस्था है। उसके लिए जब आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय उनके द्वारा ये योजना लाया गया और वो योजना कार्य अपना कर रहा है। समय काफ़ी नज़दीक है, जब काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उस पानी के शोधन के लिए, जो पानी, जो गंदा कचरा है जो इस नाली के माध्यम से शहर से निकलेगा, उसके शोधन के लिए भी 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। शोधन करके उस पानी को उपयोग में लाने के लिए, कृषि से संबंधित उपयोग हो या फिर पानी का जो भी उपयोग हो सकता है। 20 वर्ष लग गए सर इस योजना को लाने में। 20 वर्ष सिर्फ एक योजना को लाने में नहीं, 20 वर्ष में आपका जो सदर हॉस्पिटल, बड़ी समस्या सर, बड़ी समस्या। सुनिए, 20 वर्ष में सदर हॉस्पिटल जो भूत बंगला हुआ करता था, आज जाके देखिए सदर हॉस्पिटल चमचमाता हुआ सदर हॉस्पिटल, जो आपका पारस और आपका जो रिवन हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल हुआ करता है, उस तरह का हॉस्पिटल आपके शहर में है। इसी 20 वर्ष का देन है। यहाँ आप चलिए शहर में तो आपको हर सड़क आपको जो मिलेगा ना, तो वो उन्हीं का देन है, वही एनडीए गवर्नमेंट की ही देन है और माननीय विधायक जी का ही देन है। आप चलिए शहर में, आपको बता देते हैं, मेरी बात सुनिए। जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये इसी योजना से रेल एनडीए के अंदर नहीं है ना। रेल किसके अंदर में है? सेंट्रल गवर्नमेंट किसका है जी? तो वो एनडीए का ही देन है। आप चलिए, अभी आप बोल रहे हैं कि फ्लाईओवर, कटिहार का जो गौशाला फाटक था उसमें फ्लाईओवर, उसका काम लाने वाले कौन हैं? यही हमारे आदरणीय विधायक जी हैं। और लाए, बीच में किसी कारणवश ठेकेदार की कुछ मजबूरियां थी जिसके कारण से वो काम रुका हुआ था, फिर वो मजबूरी को दूर किया गया, काम चालू है। ये किसका देन है? अभी कई आरओबी का निर्माण होने जा रहा है, किसका देन है? पलायन कब तक?
पलायन तो रुका है। पलायन तो लाने वाले लोग हमारे जो थे वो जंगल राज जो बोलते हैं ना अपने आप को कि हम राजद सुप्रीमो से लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी विकास कर रहे हैं, पलायन तो उनका लाया हुआ है। पलायन उनके कारण रहा, चीनी मिल उनके समय में पलायन खत्म करने की जिम्मेदारी किसके सर है? पलायन खत्म हो रहा है। पलायन कब? धीरे अभी खत्म। आप देखिए तो पलायन के लिए अभी मखाना बोर्ड कल आके हमारे प्रधानमंत्री जी आपके सामने इतनी इतनी योजना के बारे में बात किए हैं। किसके लिए? घुसपैठी की यहाँ बात। के युवाओं के लिए। घुसपैठी की बात बता घुसपैठी रहे तो दूर किया ही जाएगा। घुसपैठी जो घुसपैठिया बिहार में आकर अपना इस जगह पे शरण लिए हैं, सरकार मजबूती से आई तो सही में उनको निकाला जाएगा। और हम आपसे एनडीए पूछना सरकार चाहते किन हैं- लोगों को घुसपैठी कहती है? किन लोगों को? वो कौन से लोग हैं जो वेशभूषा घुसपैठी को बनाए? कैसे आप डिफाइन करेंगे कौन है घुसपैठी, कौन है आम नागरिक? कैसे डिफाइन करेंगे? अभी जो कानून आया था जिसके लिए पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा था कि वोटर लिस्ट में से नाम हटाया जा रहा है, तो वोटर लिस्ट में नाम जिनका गैर कानूनी तरीके से जुड़ा हुआ था उनका हटाया जा रहा था। कहीं ना कहीं वो घुसपैठिए थे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कारण था जिसके कारण से उनका नाम काटा गया। बहुत लोगों को छटपटाहट है और हलचल है। सैकड़ों तरीके से भारत में घुसपैठी घुस के और इस बिल में मान में छिपे हुए हैं। सरकार काम कर रही है। समय आपको बताएगा घुसपैठी को कैसे बाहर निकाला जाएगा। इस समय बताएगा कि घुसपैठी बाहर कैसे जाएंगे। देखिए, जैसा कि अभी भास्कर जी बहुत अच्छा बोले भी, अपनी बातों को रखे। एक बहुत अच्छा मुद्दा आया था SIR, तो मैं उसकी हकीकत बता दूं, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली आज से 2 से 3 दिन पहले हमारे यहाँ BLO साहब आए थे, तो मैंने उनका जब वोटर लिस्ट को पलटा तो उसने SIR का जो मुद्दा को इतना हाईलाइटेड किया गया था कटिहार के लिए, सीमांचल के लिए, जो पुराने आज से 20 साल 25 साल पहले कटिहार को छोड़ के चले गए हैं, कुछ मृत लोग का भी फिर से नाम मैंने देखा। तो मैंने पूछा भी, तो BLO का कहना हुआ, सर क्या बोले, अब कुछ भी नहीं हुआ, जो है जस की तस है। तो सर ये सुधार होगा? सुधार होगा, लेकिन इस बहाने हमारा जो कहना, जैसे अभी भास्कर जी ने कहा घुसपैठिया, तो घुसपैठिया का एक मापदंड होगा ना। पहले सरकार ने कहा कि मैं SIR करा के जो इसमें अवैध लोग होंगे उसको निकाल दिया जाएगा। कटिहार के DM का स्टेटमेंट है कि कोई भी बाहरी और विदेशी इसमें नहीं पाया गया है। तो आप बार बार अल्पसंख्यकों को एक तरह से गाली देने का आप काम कर रहे हैं। आपका टारगेट जो है एक अल्पसंख्यक को टारगेट करना और एक बहुसंख्यक को अपनी ओर आकर्षित करना। तो ये राजनीति बिहार की जनता समझ चुकी है, खासकर सीमांचल की जनता समझ चुकी है। इसलिए इस सब मुद्दे पर अब कोई जोड़ नहीं, क्योंकि सरकार आपकी 20 साल से बिहार में है, केंद्र में आपकी सरकार है। ये गृह मंत्रालय का काम है कि कौन कैसे देश में घुसता है। आपने देखा अभी जो आतंकवादी हमला हुआ, इतना बड़ा पाकिस्तान से किस तरह से वो अंदर आके घुस के मार के आराम से चला गया। तो ये जवाबदेही किसकी है? ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। कई लोगों का मिशन, जो हमारे जो देश के गृह मंत्री उनके द्वारा कई ठोस कदम उठाए गए, कई लोगों को मारा गया है। जब हम जान दे ही दे, जान हमारा चला ही जाए, उसके बाद आप ऑपरेशन करें या आप उसको नस्ते नाबूद कर दें, लेकिन नुकसान तो हमारा हुआ, हमारे देश के जनता का हुआ। तो सरकार को चाहिए कि अपना बॉर्डर मजबूत करे। और हम खासकर सीमांचल के जो मुसलमान ये बार बार मांग कर रहे हैं कि अगर कटिहार में या सीमांचल में बांग्लादेशी है या अवैध जो लोग हैं उसको चिन्हित किया जाए, उसे निकाला जाए। इससे किसी भी देशी मुसलमान को कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा, कह रहे हैं राजिद खान भाई। शुक्रिया अदा करेंगे कि अभी इन्होंने कहा कि जो घुसपैठी हैं उनको निकाला जाए, देसी मुस्लिम को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सच्चे राष्ट्रभक्त होने का इन्होंने परिचय दिया है। जो घुसपैठी हैं उनको निकाला जाएगा और इनके तरह के राष्ट्रभक्तों का समर्थन भी रहेगा। और अब आपको मैं एक बात बता दूं, अभी इन्होंने कहा कि विदेश से आतंकवादी आए, हमारे देश में हमला किए और यहाँ के लोगों को मार कर चले गए और बाद में हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये मोदी जी ही हैं और उन्हीं का समय है कि जो हमला करते हैं उनके घर में घुसकर उनके मांद को बर्बाद करने का काम किया जाता है। आप वो भी दौर याद कीजिए जब मनमोहन जी मौन रहा करते थे और देश में हमला होता था 26 से 11 के तरह, तो ये लोग भर्त्सना करते थे, शोक व्यक्त करते थे, अपने संवेदना व्यक्त करते थे। और लगातार चाहे वो अक्षरधाम मंदिर रहा हो या रामलला का मंदिर रहा हो या अयोध्या का मंदिर रहा हो या देश का बड़ा से बड़ा
शहर रहा हो, मेट्रो स्टेशन रहा, वहाँ हमला होता था और ये लोग बर्दाश्त न करके चुप सवाल हो जाया राजिद करते खान थे। भाई ने सवाल आज किया आपसे कि ईंट का अल्पसंख्यक सर पहले मेरी बात सुनिए, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम इसी सरकार ने किया है। एक के बदले 100 गर्दन को काटने का काम इसी सरकार ने किया है। नहीं तो हेमराज जैसे हमारे वीर शहीदों का बॉर्डर के अंदर घुस के गला काटकर पाकिस्तान ले जाया था और सरकार मुंह पे पट्टी बांधकर मुक्त दर्शक बनकर देखती थी, वो दौर खत्म हो चुका है। अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है, कह रहे हैं राजिद खान भाई। कैसे टारगेट किया जा रहा है, आप हमको बताएं। सामने कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम जवाब दे रहे हैं। आमिर भाई सुनिए, टारगेट कैसे किया जा रहा है बताइए। जो योजना एक हमारे हिंदू भाई को मिल रही है, क्या योजना मुस्लिम भाई को नहीं मिल रही है? जो राशन हिंदू को मिल रहा है, क्या वो मुस्लिम को नहीं मिल रहा, अल्पसंख्यक को नहीं मिल रहा है? जो आयुष्मान योजना हिंदू के लिए है, क्या वो मुस्लिम के लिए नहीं है? जो उज्ज्वला योजना हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए नहीं है? कौन ऐसी योजना है जिसमें पक्षपात किया गया है? वृद्ध, विकलांग, आपको महिला, जिसको जो भी योजना का लाभ मिल रहा है, उसमें ऐसे कोई अल्पसंख्यक हैं जो बोल सकते हैं कि उस योजना का लाभ हमको नहीं मिल रहा है, सिर्फ हिंदू को मिल रहा है, या फिर हिंदू को मिल रहा है हमको नहीं मिल रहा है? ऐसा कोई है? नहीं है। कहीं से कोई पक्षपात नहीं है। सरकार सबकी है, चाहे वो घुसपैठी किसी भी कौम के हों। अगर घुसपैठी हैं तो एक सच्चे राष्ट्रभक्त और देशभक्त का यह फर्ज है, दायित्व है कि उसका विरोध करे। और जब धक्का मारने की बारी आएगी तो हम चाहेंगे हमारे राजिद भाई से मित्र मिलकर धक्का मार के उसको उस चीज से बाहर निकालें। विपक्ष हमेशा कहते आई है कि एनडीए गवर्नमेंट जो है बिना जात पात धर्म हिंदू मुस्लिम के बिना नहीं जीती है। जहां चुनाव होता है वहां इस तरह का बात माहौल खराब कर दिया जाता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। विपक्ष को अगर काम करना रहता ना तो आज बिहार की जनता 20 साल से उनको सत्ता के बाहर नहीं फेंकी रहती। अगर बयानबाजी से बचते और काम पर ध्यान दिए रहते अपने दौर में, तो आज उनका ये हाल नहीं होता। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5वीं बार। इस बार भी बिहार की जनता उनको वहाँ भेज देगी कि दोबारा ये फिर उठ नहीं पाएंगे और दोबारा सत्ता में आने का सपना इनका स्वप्न ही रह जाएगा। कटिहार सदर विधानसभा सीट पर जो लड़ाई है, एक तरफ जो एमएलसी साहब हैं उनके पुत्र हैं, तो दूसरी तरफ जो है एनडीए के प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद जी जो डिप्टी सीएम भी रहे हैं, और तीसरा की बात करें तो पूर्व शिक्षा मंत्री रामप्रकाश महतो हैं। क्या कि वो जो है उप मुख्यमंत्री बने, और एक उप मुख्यमंत्री क्या होते हैं वहाँ तक वो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहते तो कटिहार को बहुत सारा सौगात दे सकते थे, कटिहार में कल कारखाने को फिर से चालू करवा सकते थे, कुछ नया प्रोजेक्ट लाके कटिहार में डाल देते। और अभी जैसे मेरे भाई ने बताया कि कटिहार में बहुत बड़ा जो है हॉस्पिटल बन गया है, तो आप आए दिन आप ही लोग दिखाते हैं कि वहाँ दवाई नहीं है, पेशेंट को कोई केयर करने वाला डॉक्टर नहीं है। बिल्डिंग बनी है, मैंने अपने पहले के भी वक्तव्य में कहा है कि कटिहार में आईटीआई कॉलेज भी डेवलप किया है, और भी कॉलेज बने हैं, बिल्डिंग बनी है, सड़क भी बने, लेकिन मूलभूत जो समस्या है खासकर शहरी क्षेत्र का, मैं और भी बाहर की बात नहीं करूँगा, जो शहरी क्षेत्र जहाँ हम रहते हैं, आप चल जाइए विधायक जी के घर से बगल में ही हमारा घर है, वार्ड नंबर 4, जाके देखिए नल जल योजना ने क्या किया। जो इतना खूबसूरत शहर था, पूरे शहर को गड्ढा खोद खोद के और उसको जो है एकदम पूरी तरीक़ा से वो पानी और गंदगी जमने का अड्डा छोड़ दिया गया। आज सड़क का ये स्थिति है कि लोग जो है आप सोच रहे हैं कि ये सड़क को बना के हम लोगों ने गलती किया है। नल जल का जो पाइप है हर जगह से सड़ रहा है, आप मेरे गली में जाके देख लीजिए। और एक बार भी विधायक जी घर के बगल में उनका क्षेत्र पड़ता है, एक बार वो कभी घूमने नहीं आए हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जनता जो आपको चुनती है, जनता को क्या चाहिए? विधायक से सम्मान चाहिए। जनता को क्या चाहिए? विधायक का केयर चाहिए कि अगर कोई काम हो रहा है तो उसको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, आपने सौरभ अग्रवाल का नाम लिया, तो कौन है? आपके बीजेपी के एमएलसी अशोक अग्रवाल है, उनके पुत्र हैं, वो भी बीजेपी में है, उसकी माता भी बीजेपी में है। पुत्र बीजेपी में कब हो गए? नहीं, उसकी माता की मैं बात कर रहा हूँ, पुत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी समर्थित है, समर्थित है, सदस्यता नहीं उनका, हर चीज़ में उनका हम लोग देखते हैं। तो आज ऐसा क्या बात हो गया कि उनको जो है अपने पार्टी से बगावत करना पड़ा, उनके बच्चे को जो है राजनीति में आना पड़ा, और ऐसी स्थिति आ गई है कि वो आके मंच पर लोगों को बता रहे कि 14 महीने से माननीय विधायक जी उन्हें काम
नहीं करने दे रहे हैं। जबकि हम लोग ने जब वो मेयर बनी थी बहुत तेज़ी से विकास का काम हम लोग देख रहे थे, और इधर वो बार बार इल्ज़ाम लगा रहे कि 14 महीने से विधायक हमें काम नहीं करने दे रहे। ये क्या वजह है? ये आम जनता तो नहीं जान रहा आप लोग का क्या मामला है, किस चीज़ का खेल है, पैसा का खेल है, पीसी का खेल है, क्या खेल है, उसको जनता नहीं जानती है। क्योंकि मैं जनता की बात आपके सामने कर रहा हूँ, जनता एकदम ये है। मिलाकर क्या परिवर्तन होंगे या फिर वही रहेगी? जनता का जो मूड है वो तो परिवर्तन के पूरे मूड में है। परिवर्तन हो जाएगा इस बार बोल रहे हैं। उनका हक है। परिवर्तन तो आपको 11 तारीख को दिखेगा, जब ईवीएम मशीन का बटन खिया जाएगा कमल फूल छाप के ऊपर में वोट देते देते, और जब 14 को जब विजय जुलूस निकलेगा तो अपने भाई साहब को भी उसमें शामिल करेंगे। आमंत्रण अभी आपके माध्यम से देते हैं आप सभी को और अपने भाई साहब को भी कि आप आमंत्रित हैं। कॉन्फिडेंस लेवल हाई कैसे आप लोग? आपको खुद अभी हम बताएं और आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि ये बयानबाजी करने वाली विपक्ष है, और इस बयानबाजी का नतीजा है कि देश के लगभग पूरे भूभाग से ये खत्म हो गए हैं। अभी आप 4 बार हम लोग यहाँ पे अपने एनडीए के हमारे जो उम्मीदवार अभी वर्तमान में हैं आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी 4 बार विधायक बन के आए हैं, और 4 बार इसी उत्साह और ऊर्जा के साथ इन लोगों को यह महसूस होता आया है कि हम लोग इस बार बन जाएंगे। लेकिन वो फल इनके सपने का स्वप्न ही रह गया, दुस्वप्न ही रह गया, साकार नहीं हो पाया। इस बार भी हम लोग आएंगे, अपने काम के बदौलत आएंगे, अपनी मेहनत के बदौलत आएंगे। कह रहे हैं कि नल जल योजना जो है सही जो लाभ मिलनी चाहिए वो नहीं मिले, सड़क को गड्ढे में तब्दील कर दिया गया, जल जमाव होता, राहगीरों को भी परेशानी होती है। जल जमाव से संबंधित आपको जो अभी आपका सवाल था सबसे शुरू में मैंने उसका दे दिया। नल जल जब होता है, जब बरसात के दिनों में गड्ढा हो जाता है तो कहीं ना कहीं सड़क पे गड्ढे में ना पानी भर जाता है। हमको एक भी मेट्रोपॉलिटन सिटी का नाम बताइए, कॉस्मोपॉलिटन सिटी का नाम बताइए। मेट्रोपॉलिटन छोड़िए, हम कॉस्मोपॉलिटन सिटी के बारे में पूछ रहे हैं। एक भी कॉस्मोपॉलिटन सिटी के बारे में आप हमको बताइए जहां पे बारिश होता है तो जल जमाव नहीं होता, बारिश होगा तो जल जमाव होगा, बारिश होने के बाद जितना समय लगेगा आधा घंटा 1 घंटा पानी निकलने में निकल जाएगा। लेकिन आप हमको एक सिटी का नाम बता दीजिए जो देश के सबसे बड़े बड़े शहरों का जो हाल है, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, जो भी हो, कि पानी अगर होगा, बाल्टी में अगर पानी गिरेगा तो बाल्टी में तो रुकेगा ही ना, फिर उसको जब निकलने का जो साधन उससे निकल जाएगा। ये चुनावी मुद्दा मत बनाए, कहीं पानी नहीं लग रहा। आपको पहले बोले कि 200 करोड़ का योजना, लगभग 200 करोड़ का योजना पानी निकालने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाया गया था, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्री तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा लाया गया था, जो काम चल रहा है। इसके बाद उस पानी के शोधन का और उसका सदुपयोग हो उसके लिए भी 300 करोड़ का योजना है। समय का इंतजार कीजिए। एक दिन में बच्चा का जन्म नहीं होता है, माँ के गर्भ में 9 महीना लगता है, फिर बच्चे को बड़ा होके फिर शिक्षित होके आपके तरह हमारे तरह समाज में बात रखने के लिए राजीव भाई भी बता रहे थे कि पास में मोहल्ला है जहाँ वो तारकिशोर प्रसाद जी जाते नहीं है, अल्पसंख्यक इलाके घूमते नहीं है वोट मांगने, या फिर क्या कोई भी काम से वो जाते इलाके भ्रमण ही नहीं करते हैं। बिना इलाका घूमे हुए 5वीं बार आपके सामने है विधायक बनने के लिए, आपके बीच में 4 बार अल्पसंख्यक इलाके का जवाब सीधा है। एक अगर समाज में घूमते नहीं, लोगों के बीच जाते नहीं, तो समाज की जो हमारी देवतुल्य जनता है, जो हमारी वोटर्स हैं यहाँ के, वो उनको एक बार के बाद दूसरा बार क्यों लाता, तीसरा बार क्यों लाता, चौथा बार क्यों लाता बिना घूमे हुए? बयान लाकर आपका कहना है कि वो हर इलाका भ्रमण कर रहे हैं? हर इलाका ही नहीं, पूरे विधानसभा के साथ साथ, पूरे विधानसभा के साथ साथ एक उप मुख्यमंत्री होने का जो दायित्व था उसको भली भांति उन्होंने निर्वहन किया। अपने कटिहार के साथ साथ पूरे बिहार में उन्होंने काम किया, कई योजनाएं लाए हैं, और बहुत विकास परिणाम था कि पार्टी ने एक साधारण से परिवार के कार्यकर्ता को कटिहार के जैसे छोटे से, हम लोग जिस पावन धरा पे निवास करते छोटे से शहर से, एक साधारण कार्यकर्ता को उठाकर डिप्टी सीएम जैसे कुर्सी पे बैठाने का काम किया है। ये उनके मेहनत का प्रतिफल है। अंतिम सवाल है, क्या अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे अपने साथी से? मैं इनसे यही सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जितनी भी दावा हम लोग के सामने अभी किए हैं अपने पार्टी की तरफ से, तो ये अगर कैडर वोटर या बीजेपी के सिंबल से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो कटिहार का जो वोटर है उसकी मेंटलिटी, ज़्यादातर जो यहाँ वोटर है वो बीजेपी माइंड के लोग हैं। तो क्योंकि उनका ये भी कहना है कि अगर मेरे सिंबल से, पूरा मुँह से गलत सवाल भी निकले, किसी को भी बात शब्द का प्रयोग नहीं करना है, किसी को भी टिकट मिल जाएगा, हम उसी को वोट देंगे, चाहे शहर गड्ढे में रहे, चाहे विकास हो या काम हो कि ना हो।